अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस दे दिया है। जजेस के खत के मामले पर प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया गया है। 7 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे, जबकि दीगर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तरफ खान शामिल हैं। दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के मुताबिक उन्हें कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर तहफ्फुजात थे। जजेस ने अपने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातिब किया था। इस वजह से उनके ख्याल में कमीशन इस हवाले से इंक्वायरी का मुनासिब फोरम नहीं है। खत में जो इल्जामात लगाए गए हैं उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिक्र ही नहीं है। ये खत पैरामीटर 209 के दायरा कार में आता ही नहीं है। वफाकी काबीना ने 2 रोज़ कबल जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर इस इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। इंक्वायरी कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात की इंक्वायरी करके 60 रोज़ में रिपोर्ट जमा करवानी थी। इस सारे मामले में आज की पेशरफ्त ने बहुत से अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटर्नी जनरल से मुलाकात रही। इन मीटिंग्स और मुलाकातों के बाद हुकूमत ने हफ्ते को इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दी, मगर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ वुकला का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। 300 से ज्यादा वुकला, जिनमें तसद्दुक जिलानी के साहिबजादे साकिब जिलानी भी शामिल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का सुओ मोटो नोटिस लेने का मुतालबा किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत के ज़ेरे क़यादत कोई भी कमीशन इन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात को ज़रूरी आज़ादी और इख्तियारात से महरूम कर देगा। बयान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल और बलोचिस्तान बार काउंसिल के करारदादों की तौसीक की गई कि अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए इक़दामात किए जाएं, जबकि हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ इज़हार यकजहती करते हुए उनके जुर्रतमंदाना इक़दाम को सराहा गया। ऐसे में ये सवालात पैदा होना वाजिब हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले का अज़ खुद नोटिस क्यों ना लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने वुकला के रद्द-ए-अमल के बाद अज़ खुद नोटिस लेने का फैसला किया? क्या सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के TOR से मुतमईन नहीं थी? क्या वजीर आजम, वजीर कानून और अटर्नी जनरल से मुलाकात में जो तय हुआ वो पूरा नहीं किया गया? क्या इंक्वायरी कमीशन अब फाल नहीं रहा है? और सबसे बढ़कर 6 जजेस ने अपने खत में जो अहम सवालात उठाए हैं, अगर उनके जवाब किसी इंक्वायरी कमीशन में मिलना मुमकिन नहीं थे तो अब अज़ खुद नोटिस के बाद इन सवालात के जवाब मिलना क्या इतना ही आसान होगा? अगर नहीं तो क्या पाकिस्तान में एक और आईनी और सियासी बहरान दस्तक दे रहा है? पैनल के सामने रखेंगे इसी पर सवाल और जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस समत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और जैगम खान। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, 6 जजेस का खत, इदारा जाती जवाब की जरूरत का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस, क्या इदारा जाती जवाब देने के सिमत पहला कदम उठा लिया गया? हसन निसार साहब, जो मुतालबा किया गया 6 जजेस की जानिब से, पहले कमीशन और अब इसका सुओ मोटो हो गया है 7 जजेस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठ रहा है, क्या जो मांग की गई, जो मुतालबा किया गया, हम समझ सकते हैं कि उस तरफ एक कदम ले लिया गया है? ये जो जितने भी इस तरह के काम होते हैं इस मुल्क में, उनका सिर्फ एक फ़ायदा है कि हमें आपको टैं करने के लिए ना कोई मवाद मिल जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अपने दोस्तों से। एक ऐसे जिस्म का तसव्वुर करें जिसकी हड्डियाँ फ्रैक्चर, आसाब तबाह, ब्रेन हैमरेज का शिकार है, ऑर्गन्स बुरी तरह मुतासर हैं। उनमें से आप एक कहें कि यहाँ जो गिल्टी थी कलाई में, उसका क्या है ये? व्हाट इज दिस? वज़ीर तालीम कर रहा है इम्तिहानात बिक रहे हैं, मुझे धमकियों के साथ रिश्वत ऑफर हुई, इम्तिहानात के मरकज़ बिक रहे हैं। क्या मुल्क है? कोई शय अपने ठिकाने पे नहीं है। सारा सिस्टम, आयशा बात सुनना, सारा सिस्टम सवालों जवाब की हुदूद से गुजर चुका है। चोंचले हैं, धोखाधड़ी है, एक शोल मेला है, करते रहो। पंजाबी में कहते हैं इसे थुक थिगड़ी, या दूसरा एक एक्सप्रेशन है कि गोंगलुओं तो मिट्टी चाड़ना। मैं गलाजत से गलाजत को
नापाकी से नापाकी को, बदकारी से बदकारी को रिप्लेस करने का एक साइकिल चल रहा है। इस तरह नहीं होना। ये मुल्क बीमारी, ये मुल्क, ये माशरा बीमारी के उस लेवल पे है। क्या आप कहते हो जी मैंने मरीज के नाखून बहुत बड़े हुए थे वो काट दिए हैं, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसका कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होना। अच्छा बहुत ठीक हो जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा? और ना उम्मीदी की बात है ना, उम्मीद तो इंसान रखता है कि चीजें कहीं से भी दुरुस्त और कभी भी दुरुस्त की तरफ जा सकती हैं। नहीं नहीं, कतई नहीं। सर कभी इस मुल्क में 6 जजेस ने इस तरह खत नहीं लिख ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट सुनने ही बैठ गई है। छोड़, ओए बड़ा कुछ होता रहा है। ये आपने कहा माबंदा मायूस इंसान। देखो बात सुनो, मायूसी और उम्मीद के दरमियान एनीबडी who's sensible enough to draw a line, आप अच्छी बातें कर लो। माशाल्लाह मैं अकलियत हूं, अक्सरियत अच्छी अच्छी बातें करे, सुनाए। मुझे भी एक 2-4 मिनट के लिए मैं भी रिलैक्स फील करूंगा। करो, मैं कोई आपको इतराज कर रहा हूं? मैं मायूसी फैलाने का बादशाह हूं, क्योंकि इसके अलावा सूरत कोई नहीं। मैं आईना हूं। आप उम्मीद परस्त हैं। ਐਵੇਂ 75 साल तो 76 साल तो ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ट्रक ਦੀ पत्ती ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, नतीजा कभी का निकला। उम्मीद उम्मीद उम्मीद, जब से होश संभाला है आपकी तो उम्र ही कुछ नहीं। यही सुन रहा हूं मैं। हबीब जालम रोंदा मर गया, 20 रुपये मन आटा। ओ गौर करो, 20 रुपए मन का वो मातम करता था। 20 रुपये मन आटा अफोर्ड करना नामुमकिन था, मुश्किल था बहुत। वहां से यहां तक उम्मीद न, मेरा कोड़ा उम्मीद दा मर चुका है। मैं पैदल जा रहे हैं। रिलैक्स एंड एंजॉय। चलें, आप पैदल रिलैक्स एंजॉय करें। आप नहीं समझ रहे कुछ दुरुस्त होने को है या सही समत बढ़ सकते हैं। 26 ठीक हो गया, ठीक हो गया। अफसर साहब 26 मार्च को खत लिखा गया, फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई, वजीर आजम से मुलाकात हुई, फिर इंक्वायरी कमीशन बना। आज 6 रोज बाद सुओ मोटो ले लिया गया है। अब इस पर बहुत डिस्कशन हो रही है दोपहर के बाद से ही कि अब सुओ मोटो क्यों जरूरत पेश आई पिछले 6 दिन में, नहीं वजह क्या क्या हो सकती है? क्या वकला का रद्द-ए-अमल है, कोई दबाव है, सियासी रद्द-ए-अमल है, TORs नहीं जिस तरह के होने चाहिए थे उस तरह के हैं? तसद्दुक जिलानी साहब ने 2 दिन बाद जाके ये समझ पाए कि उनको नहीं इसकी सरबराही लेनी चाहिए थी। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, फरमाइएगा क्या वजह लगती है कि 6 दिन बाद जरूरी समझा गया कि इस सुओ मोटो के बगैर मसला हल नहीं होगा? देखिए बात तो, काम तो सही हुआ ना। किसी भी वजह से हुआ, वकला का दबाव था या जिसका भी दबाव था। वकला तो अभी भी खुश नहीं है। मैं अभी PTI के एक वकील का स्टेटमेंट देख रहा था, वो तो आटा गूंदी हेल्दी क्यों नहीं, आटा गूंदी हेल्दी क्यों, ये उनका रवैया है। पहले जो मर्जी कर, आप पूरा बैच बना दिया, अब कह रहे हैं जी फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई। तो वो बात है काजी फायज ईसा के खिलाफ बुग़्ज़ है PTI के अंदर, और उसकी वजूहात हैं। जो PTI को चलाने वाले थे उनकी अपनी एक दुश्मनी थी बगैर किसी वजह के। काजी फायज ईसा के साथ एक फैसला दे चुके थे, वो आज तक चल रही है, आप माने या ना माने। एक बदरू है कुछ लोगों की जो इस निज़ाम के अंदर अभी तक चल रही है उनके जाने के बाद भी, और उसने इस निज़ाम के जितने पिलर्स हैं, फौज है, अदलिया है, मीडिया है, आम आवाम है, उसको तकसीम कर दिया, गंदा कर दिया। वो कहीं ना कहीं से फोड़ा बन के, कहीं फिंसी बन के वो निकलती है और निकलती रहेगी। अब साहब अगर मुझे इजाजत दें कि जो आपने तकसीम की बात की आवाम को, उनके अंदर से भी जो आपने भी आगाज में बात की, एक तकसीम पॉइंट ऑफ व्यू आया। बैरिस्टर गौहर ने वेलकम किया इस खुद नोटिस को, लेकिन साथ ही ख्वाहिश का इजहार किया कि फुल कोर्ट या 9 या 12 जज हो। मगर रऊफ हसन साहब ने अभी कुछ देर पहले जो गुफ्तगू की, उन्होंने मुस्तरद ही कर दिया। उन्होंने मुस्तरद करने के साथ चीफ जस्टिस साहब पर भी तनकीद की है। तो ये जो PTI का रवैया है कि वहां से एक मौक़िफ़ ही नहीं है, खुद जमात के अंदर से 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, वो क्या चाह रहे हैं असल में? वो इंतशार चाह रहे हैं इस मुल्क में। मैंने आपको बताया, एक जमात को बनाया गया फैशिज्म के उसूल पे। फैशिस्ट लोगों ने फैशिस्ट तरीके से किसी कमरे में बैठ के उन्होंने प्लान किया कि इस मुल्क पे हमने एक और आफत मुसल्लत करनी है, क्योंकि पहली जो 2 सियासी जमातें हैं वो हमारे काबू से बाहर निकल गई हैं, तीसरी जमात बनाएंगे, अब चौथी की आवाज़ सुन रहे हैं हम। तो जब बात है कि वो साइंसदान जो अपने गांव में शायद अपना खेत भी सीधा ना कर सकें, वो यहाँ आके जब इतनी बड़ी बड़ी कमरों में बैठ के साइंस की लेबॉर्ट्रीज में बैठ के तजर्बात शुरू कर देंगे, तो फिर ऐसे तजर्बात होंगे ना, फिर तो मॉन्स्टर ही क्रिएट करेंगे जो आपके काबू से निकल जाएंगे। और वो हुआ है।
उनका मकसद पीटीआई, आपका सवाल है पीटीआई का मकसद है इंतशार फैलाना, बेयकीनी फैलाना, गैर यकीनी फैलाना, मायूसी फैलाना। उनके जितने भी जानने वाले चाहने वाले हैं, आप किसी से बात करके देख लें, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, खासतौर पर उन्होंने पाकिस्तान आना नहीं है, उनका क्या नफा या नुकसान, वो यहां बैठ के जो गंद फैलाते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो उनको किसने ट्रेन किया, कौन उनको लेके आया, कौन जा जाके उनकी दावतें खाता था और उनको ट्रेन करता था यहां भी वहां भी। ये मैंने देखिए, मैं बार बार ये बात कहूंगा, जब तक आप बानी को नहीं पकड़ेंगे, चोरां नहीं चोरां दी मां नू फड़ो, जो चोर बनाती है उसको तो आप ठीक कर नहीं रहे, और आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले चोर जो है स्ट्रीट क्राइम्स कर रहे हैं, आप उनके पीछे बंदूकें उठा के फिरते रहते हैं। अभी फिर आज कराची में एक बंदे बेचारे को मार दिया इसी चक्कर में, वो स्ट्रीट क्राइम के। क्यों स्ट्रीट क्राइम इतना हो रहा है पाकिस्तान में? क्योंकि आप चोरों की मां को नहीं पकड़ते। सबको पता है कहाँ कहाँ भत्ता जाता है, कौन कौन लेता है, कौन कौन अमीर होता है किस किस पोस्ट पे जाके। तो ये बात, मैं आपकी पहली बात को थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ, पहले सवाल का। उसमें बात यह है कि यही खत इन्हीं जजेस ने उमर अता बंदयाल को भी लिखा था, पिछले चीफ जस्टिस को। उनमें इतनी जुर्रत नहीं हुई, ना अखलाकी जुर्रत ना प्रोफेशनल जुर्रत, कि वो अपने दौर में इस पे कोई एक्शन लेते। काजी फायज ईसा साहब ने, हालांकि उनको पता है कि मेरे खिलाफ बुग्ज है पीटीआई में, और पीटीआई ने पूरी कोशिश की अपने स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर उनको निकालने की, इसके बावजूद भी काजी साहब ने आते ही उस पर खत आया, उन्होंने उस पर एक्शन लिया। उन्होंने फुल कोर्ट बुलाई, 2 दफा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की अटॉर्नी जनरल के साथ और अपने जजेस के साथ, फिर उसके बाद दोबारा फुल कोर्ट बुलाई, फिर कमीशन बनाया उस फुल कोर्ट के फैसले के मुताबिक। कमीशन के बाद फिर अगर तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने अब ये जितने अवेलेबल जजेस हैं उस पर उन्होंने फुल कोर्ट बना दी है। अब उसमें अगर चाहते हैं कि सारे जजेस हों, ये आर्ग्यू कर ले, कल केस लगा हुआ है, ज्यादा दूर तो नहीं है, परसों की बात, परसों लगा हुआ है, तो कर ले जाके आर्ग्यू, वहां ये भी मसला हल हो सकता है। काजी साहब ने ये बता दिया कि अगर नीयत साफ हो तो हर काम हो सकता है तरीके से, कानून और आइन के मुताबिक। और जिस तरह अगर लोगों के दिलों में शुकूक है, सवालात है, वो उनमें इतनी जुर्रत और इतनी आइन और कानून की पाबंदी है कि वो अपनी राय को, अपने फैसले को बदल के आगे चलते जो लोग कहते हैं उसके मुताबिक वो काम भी उन्होंने कर लिया। तो कम से कम ये बात हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए। एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, लाइट मूड में ही कर देता हूं, चलें, कि ये अदारा जाती जवाब नहीं है, ना जवाब होना चाहिए। ये तो एक हकीकत है जो अब आई है दोबारा मंजर आम पे, पहले भी आती रही, पहले कभी कुछ हुआ नहीं, अब कुछ हो रहा है। लेकिन इदारा जाती रिस्पांस मांगा था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कि हमें गाइड किया जाए, तो इसलिए इसको ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा हमें बताया जाए। हाँ, लेकिन ये हाई कोर्ट, फिर उस पर सवाल आता है कि खुद क्यों नहीं इन जजेस ने किया, जब इनको अप्रोच किया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाते, शायद उनको वो सीढ़ी नहीं मिली ना, वो पहला कदम रखने को शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का फैसला मिल गया, जिस बायस उन्हें लग रहा है कि अब वो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं जा रहे, अब आगे बढ़। तो फिर ये शौकत, हाँ देखें, आप ये कहना चाहती हैं कि कलमा हक जो अजाबर सुल्तान के सामने कलमा हक उनकी इजाजत से बोल रहे हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी का केस का फैसला 3 महीने और ना आता तो 3 महीने और ये खामोशी से बैठे रहते। ये तो मुनाफिकत है। सॉरी, ठीक हो गया जी, लाइट बात कर दूं। हसन निसार साहब ने कहा कि क्या कहा उन्होंने, हाँ कि वो अकलियत में है। मैं उनको सर ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इलीट होती है ना वो अकलियत में ही होती है। तो छेड़ना जरूर है हसन साहब को, ठीक हो गया। शहजाद साहब, नहीं, ये छेड़ा तो नहीं है, तारीफ की है। अच्छा, तारीफ की है, चलें, तारीफ का मैडम है, ठीक है। शहजाद साहब, ये जो सवाल उठाए गए और फिर तसद्दुक जिलानी साहब को बनाया गया सरबराह, धीमे मिजाज के जज हैं और उसके बाद से राय यही आ रही थी कि वो कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का एक बड़ा मशहूर फैसला मौजूद है, फैजाबाद धरना केस, जहाँ वो निशानदेही कर चुके हैं एजेंसियों की मुदाखलत की। क्या इन 6 जजेस को तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से? अब 6 जजों को जवाब जो चाहिए वो तो शायद ना मिले, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी से थोड़ी सी आसान हो जाएगी, तसल्ली बख्श नहीं मिलेगा। लेकिन एक जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कौन यहाँ पे किसका स्पॉन्सर है, ये सुराग लगाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे हर कोई स्पॉन्सर्ड है, अच्छा, हर कोई स्पॉन्सर्ड है और हर कोई किसी ना किसी को स्पॉन्सर कर रहा है। ये बड़ा मसला है पाकिस्तान का। इसलिए डिटर्मिन करना कि आज के फैसले के बाद PMLN खुश होगी या नाराज होगी। सर वो तो खामोश है, हुकूमत की तो आवाज ही नहीं निकली है। नहीं, अगर पिछले 4 दिन के, आप 5 दिन के जब से ये फैसला हुआ उसके बाद के जरा आप देख लेना उनके कमेंट समझ लें। नहीं, आज सुबह मोटो की बात करते हैं, लेकिन 2 दिन पहले की भी बात कर लेते हैं ना। हम तो 20 साल 40 साल पीछे जाते हैं, 76 साल पीछे, तो 2 दिन की तो पीछे जाने दें। अच्छा, तो इसलिए उनको अब वो आज खुश होंगे या नाराज होंगे ये नहीं समझना, कंफ्यूज हो गए।
पीटीआई उससे भी ज़्यादा कंफ्यूज होगी, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि ये होना ही नहीं चाहिए, इसको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, जुडिशल काउंसिल की जिम्मेदारी थी। अब वो वहाँ पे चला गया जुडिशल काउंसिल के पास, 7 मेंबर बेंच बन गया है। अब वो खुश हैं या नाराज़ हैं? इदारे जो हैं वो खुश हैं या नाराज़ हैं? यानी एक ऐसा कदम हुआ है जिससे सबके सब कंफ्यूज हो गए हैं कि अच्छा हमें खुश होना चाहिए कि नाराज़ हो क्या गया ये परेशानी हो गई सब परेशान कि ये हमें खुश होना है कि नाराज़ होना है इसके ऊपर। तो कुछ समझ किसी को नहीं आ रही कि किस किस्म के क्या इसके ऊपर दिया जाए। देखिए बात ये है कि जब ये मामला हुआ ना, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, जैसा अफसार साहब ने कहा कि ये तो बड़े अरसे से शिकायत है कि कुछ ये जो इदारे हैं, कुछ एजेंसियाँ हैं, वो कुछ करती हैं, असरअंदाज होती हैं, करना बिल्कुल ठीक बात है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए था। क्यों कानून साजी नहीं की गई अब तक? की जानी चाहिए थी। अगर आपको रोकना था तो सारी हुकूमतें 3-3, 4-4, 5-5 बारियां ले चुकी हैं। सर साबिक प्राइम मिनिस्टर तो माज़े से जस्टिफाई करते थे ऑन कैमरा। तो क्यों किसी ने उसको अभी तक कोई कानून साजी नहीं की? आफ्टर ऑल सीआईए को भी तो कंट्रोल होता है ना, किसी कानून के तहत ही चलता है ना। MI6 भी तो किसी कानून के तहत ही चलता है। तो आपके इदारे कोई मतलब बरेठा हैं इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? आप करें, कानून साजी करें, और किसके अंदर वो जाए ना जाके। आपने कहा अदारा जाती जवाब का आन पहुंचा है। मुझे एक तो हंसी आई, अदारा जाती जवाब 76 साल से अदारा जाती जवाब आप मांग रहे हो, किसने दिया आज तक? किसकी मजाल पड़ी है? और कानून नहीं बना सकते, और बातें देखो कैसी कैसी करते हैं। अच्छा, इसलिए ये स्पॉन्सरिंग का जो मामला है ना, ये सारे स्पॉन्सर्ड हैं, इसको छोड़ दें इस बात को। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये था कि अगर कमीशन होता ना, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, वो फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करता और ये रेकमेंड करता कि इनका करना क्या चाहिए, और ये तीसरी रिकमेंडेशन ये होती कि इसको रोका कैसे जा सकता है। काम फिर वापस उनके पास जाता है जिनके ऊपर खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दायर। अब ये हो गई है इंक्विजिटोरियल, यानी जब जज खुद बैठ के इसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसे कहते हैं इंक्विजिटोरियल, यानी वो पूछेंगे, बुलाएंगे लोगों को, पूछेंगे बताओ भाई क्या हुआ था। सवाल सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आपका 9 महीने और 1-1 साल इलेक्शन नहीं करवाए, आइन की खिलाफ वर्जी दबा के हुई, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। काजी साहब ने जिस किस्म का जरगा वहाँ पे बुलाया वो हमारे सबके सामने, और हमने इतनी तारीफ की उस दिन, हम सब ने मिलकर, मैं इंक्लूडिंग मी, हमने कहा वाह क्या बात है, ऐसा फैसला करा दिया। सारे जो 7-8 वकील खड़े थे सबसे पूछा तुम खुश हो, तुम खुश हो, तुम खुश हो? जरगे में क्या होता है? जरगे में यही होता है ना, सब खुश होकर उठते हैं भाई, यहाँ अफाम व तफहीम हो गई। तो कमाल का एक फैसला आया, 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए पाकिस्तान के, और ये सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने सजाएँ देनी होती हैं, जजाएँ देनी होती हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा अफाम व तफहीम जरगे की शक्ल में हम ये मुआहदा कर लेते हैं, मामला अफाम व तफहीम से गुजर। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला अब गया है, तो काजी साहब या हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है माशाल्लाह से उनको पाकिस्तान की हकीकतों का इल्म है। या तो पाकिस्तान सब के सब सारे मामले, बाकी हर चीज़ खराब ठीक हो चुकी होती और सिर्फ यही खराबी होती, तो फिर तो मैं कहता कि ला के लटका दो, ला के लटका दो। लेकिन अगर पाकिस्तान के हर कोने के अंदर से गंद निकलता है, जिधर से उठाओ नीचे से गंद निकलता है, तो फिर उस सूरत में फिर सिर्फ इसको अकेले को हल करने का आपको क्या फायदा मिलेगा? इस अकेले को बुला, हाँ आपको करना चाहिए, मैं ये खुद अपनी जुबान से कह रहा हूँ, कानून बनाओ और ये मेक श्योर करो कि आइंदा ऐसी चीजें ना हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपना अमल भी दुरुस्त कर लो, ताकि किसी को ये काम वो जो है ना विथ ना मिले करने के लिए, वो विथ बंद हो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम वो विथ की विथ रखते हैं, हम गंद भी क्रिएट करते हैं, और फिर हम ये भी कहते हैं हमारी तरफ देखो मत, हमें ये भी ना बताओ कि तुम गलत कर रहे हो, हमें ये भी ना बताओ। मुल्क हमारा खा पी ये जा रहे हैं सारे के सारे, कमाल है, और कहते हैं कि आवाज़ भी ना उठाओ। मेरा अपना ख्याल ये है कि इंशाअल्लाह काजी साहब बहुत बेहतर अंदाज से और बड़े अच्छे अंदाज से, उम्मीद है पहला कदम ले बड़ा पहला कदम किस चीज़ का लेना है? अफाम व तफहीम की तरफ उनके पहले बहुत सारे कदम जा चुके हैं, ये भी मामला अफाम व तफहीम से हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज, हाँ एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज नहीं, बड़ा अच्छा फैसला होगा, और ये बता दिया जाएगा कि देखें अच्छे बच्चे बन के रहे सारे, ऐसे करने की जरूरत है। और सबसे बड़े जज साहिबान जो हैं हमारे 6, वो भी इंशाल्लाह खुश रहेंगे, खुश हो जाएंगे। सबको खुश कर दिया शहजाद साहब ने। ज़ैगम साहब, ये तसद्दुक जिलानी का जो कमीशन था वो होम्योपैथिक कमीशन, बातें ये हो रही थी, एनालिसिस ऐसे हो रहे थे, क्या जजों के साथ साथ अब जब बुलाया जाएगा या ये पेश होंगे यहाँ पे और इदारों के ओहदेदार भी तलब होंगे, विफाकी हुकूमत के लिए कितनी बड़ी आजमाइश बन जाएगी ये मामला? विफाकी हुकूमत ने मुर्दे को नहला धुलाकर इंक्वायरी कमीशन के कब्रिस्तान में भिजवा दिया था। अब वहाँ पे मौलाना जिलानी ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, मुर्दे ने कफन फाड़ा और भागकर वापस सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। अब ये है मुश्किल, मुश्किल सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है और मुश्किल हुकूमत के लिए भी है। देखिए, तसद्दुक जिलानी ने TORs पर भी एतराज़ किया और उसने ये भी कहा कि ये मामला एक ऐसा है
जो सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब किया गया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातिब किया गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया गया है, तो वो खुद इस मसले को हल करें। यहाँ पे अब प्रॉब्लम है। देखिए, जो कमीशन था उससे हुकूमत बड़ी खुश थी। कमीशन के खिलाफ जो बात कर रहे थे उसके खिलाफ भी कैंपेन चलाई जा रही थी, उन 6 जजों के खिलाफ भी कैंपेन चलाई जा रही थी। तुम बोले क्यों? तुम पहले क्यों नहीं बोले थे? 6 महीने पहले क्यों नहीं बोले थे? साल पहले क्यों नहीं बोले थे? भाई वो 1 साल से खत लिख रहे हैं, वो कब से बोल रहे हैं? क्या ये बोले हैं तो ये जुर्म हो गया कि पहले क्यों नहीं बोले थे? वो बोल रहे हैं पहले से इदारे के अंदर इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसने उनको हाईएस्ट लेवल पर उठाया है। मेरे ख्याल में हुकूमत अनकंफर्टेबल है। हुकूमत से जो आवाज़ें आपको नज़र आ रही हैं उसमें उनकी डिस्कम्फर्ट, उनमें उनकी परेशानी जो है वो अभी से बड़ी वाज़ेह है। अब यहाँ पर ये एक हाईएस्ट फोरम है जो अवेलेबल हो सकता है इस मसले को हल करने का। इसीलिए इन 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ जस्टिस को मुखातिब किया था। इसीलिए पाकिस्तान की तमाम बार्स ये कह रही थी कि आप इस मसले को 184(3) जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसके तहत उठाएं। उसके तहत शिकायत पर भी उठा सकते थे, जो खत आया उसकी बेस पर भी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको सुओ मोटो बना दिया और सुओ मोटो के तौर पर इसको उठा दिया। हाईएस्ट फोरम में हाईएस्ट लेवल के जज हैं, अगर मेरे ख्याल में फुल कोर्ट बना दें तो इसमें कोई मुजायका नहीं, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी का है। और एक लेवल पर मेरा ख्याल है हुकूमत को तो खुश होना चाहिए। हुकूमतें पाकिस्तान में मुसलसल शिकायत करती हैं कि जुडिशरी उनके एरिया में आती है, उनके एरिया में मुदाखलत करती है। ज़ैगम साहब एक और बात कहिएगा, ये बात दुरुस्त हो गई कि हुकूमतें शिकायत करती रही और कोशिश, बट हुकूमत का रद्द-ए-अमल आज नहीं आया था अभी तक, जब तक हम प्रोग्राम शुरू करते। ये जो 6 जजेस के सवाल है इनका जवाब देने के लिए शायद कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत सी रेड लाइन ज़बूर करनी पड़े। आपको लगता है कि इन मामलात पे जो शहजाद साहब ने बात की, फ़हम व तफ़हीम से सबके लिए सब अच्छा है निकलेगा, या कहीं ना कहीं अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ जाएंगी? देखिए, हुकूमत का नहीं आया, लेकिन हुकूमती लोगों का रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, पहले भी नजर आ रहा है, ये मुसलसल नजर आ रहा है। तो हुकूमत क्या फील कर रही है उसका टेम्परेचर हमें महसूस हो रहा है। अफ़ाम व तफ़हीम का क्या मतलब है? अफ़ाम व तफ़हीम का मतलब है कि जो वाक़यात बयान किए गए हैं उस खत में, उन वाक़यात के पीछे आप ना जाएं, आप असूली जो बात है, जो लार्जर बात है उसके पीछे जाएं। और आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट्स हैं, क्या उनके मामलात में मुदाखलत होती है? अगर होती है तो उसको कैसे रोका जाए, उस बारे में आप कुछ असूल और ज़वाबित मुरतब कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है बात यहाँ तक नहीं रुक सकती। अफ़ाम व तफ़हीम तो यहीं तक हो सकती है। आप कहें कि भाई अब से अच्छे बच्चे बन जाओ, देखो ये कोर्ट्स का मामला है, इसकी तरफ तुमने नहीं आना, बात ख़त्म। लेकिन मामला तो यहाँ से आगे जाएगा ना। यहाँ से चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट को फैजाबाद धरना केस की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा। जो उन्होंने हिदायत की थी कि आप बाकायदा कानून साजी करें, वो कानून साजी तो नहीं हुई, उस कानून साजी की तरफ जाना पड़ेगा। हुकूमत को ये हिदायत देनी पड़ेगी कि इस तरफ कानून साजी करें। वहां पे हुकूमत की मुश्किल आएगी, वहां से हुकूमत के लिए कन्फ्लिक्ट पैदा होने का इम्कान है। हो सकता है उनको ये कहना पड़े कि ये जो वाकयात हुए हैं हुकूमत उसके पीछे तहकीक करे। अब हुकूमत में क्या तप्पड़ है कि उसकी तहकीक करे, उसके पीछे जाए और एक नए कन्फ्लिक्ट पैदा करे? तो कन्फ्लिक्ट के अमकानात भी मौजूद हैं और होम्योपैथिक तौर पर, या जैसे अफ़ाम व तफ़हीम की बात चौधरी साहब कह रहे हैं, उसका अमकान। ठीक है ज़ैगम साहब, आने वाले दिन फैसला करेंगे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट और तनाज़ा बनता। तफ़हीम से मामलात मंतक़ी अंजाम की तरफ जाते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे नौ मुंतखब हुकूमत, गैर मुंतखब वज़ीर ख़ज़ाना अवाम पर कितना बोझ डालेंगे। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत ने अवाम को ईद पर रिलीफ देने के बजाय अवाम से ही ईदी वसूल करते हुए पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया है। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि बिजली की कीमतों में भी एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। सार्फिन पर माहाना के बाद सहमाही एडजस्टमेंट भी लागू कर दी गई है। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी है। बिजली महंगी करने की मंजूरी रवां माली साल दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफे का इतलाक 3 माह के बिलों पर होगा। इजाफा अप्रैल, मई और जून के बिलों में वसूल किया जाएगा।
इससे कबल ही गुज़िश्ता सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 43 पैसे फी यूनिट चार्ज किया जा रहा था। इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दूसरी तरफ जहां गैस की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है, वहीं IMF ने हुकूमत से एक और मुतालबा करते हुए कहा है कि गैस सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी 1 जुलाई 2024 से ख़त्म कर दी जाए। माशी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनके ख्याल में पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। 1 से 2 साल में मुल्क के माशी हालात दुरुस्त होंगे और अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। विफाकी वजीर के एतराफ़ पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे जैसे इंडिकेटर्स ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि नौमुंतखब हुकूमत के पास अवाम के लिए हाल और मुस्तकबिल करीब में कोई माशी रिलीफ मौजूद नहीं है। इसी पर पैनल के लिए सवाल रखेंगे। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा, नौमुंतखब हुकूमत, गैर मुंतखब वजीर ख़जाना, क्या नताइज सामने आना शुरू हो गए? हसन निसार साहब। देखें, वो एक शेर याद आता है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आयशा, आप तो मुझे बात करते हुए अच्छा, हमारे माशाल्लाह बैंकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत बड़े मजबूत साहब हैं, वही घिसी पिटी बात 15-20 दिन के बाद शुरू कर देते हैं। ये कोई पहली बार हो रहा है? ये तो हफ्ता रोज़ा प्रोग्राम है इस मुल्क में। मुझे समझ नहीं आती। अब मैं आई फील सो एम्बैरेस्ड। मेरे पास कहने को कोई नई बात नहीं है। देखो, कितनी बार मैं रिपीट कर चुका हूं, फिर कर रहा हूं, बहुत कुछ जब तक तब्दील नहीं होगा, यहां कुछ भी तब्दील नहीं होगा और ये बद से बदतर होगा। इट्स नियरली 4 years। अच्छा, अल्लाह ना करे वो नौबत आए कि वापसी ही मुमकिन न रहे और हम तकरीबन वहां पहुंच गए हैं जहां ये रिवर्स हो नहीं सकता। खुसूसन इस आजमाए हुए मटीरियल से ये पागलपन की आखिरी इंतहा है। बार बार आजमाए हुए लोग इतने बड़े बहरान से निपटेंगे। मेरे खुदाया, किसी चपड़ के नातिए को भी दो तो वो कहेगा होश करो। अच्छा, मुझे खौफ ये है, देखो मैं एक बात, लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड, मुझे सबसे ज्यादा खौफ इस वक्त इस बात का है कि डेस्परेशन के मारे ये करप्ट फेवरेट एलीट अफसार आलम साहब की मजीद माशी पेचीदगियों को, ये याद रखना, आउट ऑफ डेस्परेशन बाज़ औक़ात एक ऐसा काम कर बैठता है आदमी जो मामलात को ज्यादा पेचीदा और भयानक कर देता है। ये अशरों का गंध है और याद रखो, 22 खानदान तो फलाना तो टमकाना, ये कब का शुरू है? ये अशरों का गंध है। सालों में भी साफ हो जाए तो इसे मौजा समझो और ये नहीं होगा। खत्म। मैं आपसे पूछने लगी थी तब्दीली उल्टे भी लटक जाओ तो नहीं होगा। चलें, बात ही खत्म हो गई है। ठीक नहीं हो सकता, चूंकि नहीं ये करेंगे नहीं, ये खुदगर्ज घटिया DNA वाले लोग इस मुल्क तो में बुनियादी जौहरी तब्दीलियां लाएंगे। वो कैसे आनी है बुनियादी जौहरी तब्दीली? तो नहीं होगा। मेरे आपके कहने से बंदा मर नहीं जाता। मतलब ना ही समझिए। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ भाई, बंदा मर तो नहीं जाता। शाह ईरान भी मर गया था, लेकिन उनका भी कुछ नहीं हुआ। फलाना फिरौन मर गए, नमरूद मर गए, ये क्या है? और जोग्राफिये से बड़ा झूठ कोई नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा तब्दील अगर कोई चीज हुई है वो जोग्राफिया है। इसकी हिफाजत के लिए जो दयानत, जो अमानत, जो रियाजत चाहिए होती है, अफसार साहब की इलीट में दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। मैंने बदला ले लिया, दुरुस्त हो गया है। शहजाद साहब, नून लीग की साबका 16 बदला लेके खुश है ना आप? ठीक है, अच्छा है, बच्चे को ऐसे खुश होते हैं बदले लेके एक दूसरे से। I love you, ब्राता। साबित करें यहाँ ठीक है शहजाद साहब, नून लीग की आपको बच्चा कह रही हैं? दोनों को ही कह रही हूँ। नून लीग की साबका 16 माह की हुकूमत थी, बदतरीन महंगाई रही यहाँ पे। नून लीग ने नुकसान भी उठाया। इनके मुंह में घी शक्कर। अबरार साहब, मुझे आपको अफसार साहब बच्चा कहा है, इनके मुंह में घी शक्कर। जीती रहो। अच्छा, और ऐसी ही बातें करती रहो। मेहरबानी आपने।
शहजाद साहब, तो आपको लगता है कि नून लीग को अभी भी एहसास नहीं हो रहा जिस नुकसान की मैं बात कर रही हूँ 16 माह के बाद? ये कॉन्फिडेंस किस बात का है कि इतने बड़े बड़े फैसले, और अभी ईद से सिर्फ 10 दिन पहले ऐसा फैसला कोई सियासी हुकूमत कर सकती है? अच्छा, इसका तल्लुक इससे नहीं है कि कौन मुंतखब है और कौन गैर मुंतखब है, इसका उससे कोई तल्लुक नहीं। इसका तल्लुक सिर्फ इस चीज़ से है, अंग्रेज़ी का एक टर्म है कि चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, यानी जो बोया था, जो तैयार की थी, वो फसल आपके सिर पे आन पहुंची है, बल्कि आपको उसने पानी सरों के ऊपर से गुजर चुका है। अब ये बहुत दफ़ा मैं कह चुका हूँ बार बार कि असल में हम ऑलरेडी डूब चुके हैं, ये बहुत दफ़ा मैंने कहा, हम डूबे हुए हैं और हम सिर्फ कुछ हम दुनिया को बता रहे हैं कि नहीं, हम अभी नहीं डूबे। जब ख्वाजा आसिफ या कोई और कहते हैं ना कि 2 साल में मामला ठीक हो जाएंगे, वो असल में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम कम से कम 2 साल तो पक्के करो ना। वो 2 साल पक्के करवा रहे हैं कि यार कम से कम 2 साल और ना हमें कुछ कहना। ये ना 2 साल बाद होगा, ना कल होगा, ना अगले हफ्ते होगा, ना अगले महीने होगा। और उसके लिए वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है, जो कि बल्कि हसन साहब ने सारा कुछ तो कह दिया। लेकिन आपके सवाल के जवाब में बुनियादी तौर पर देखिए, ये इनका कसूर नहीं है। एक है हमारी बेस लाइन जो कीमतें ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। जब बेस लाइन ही एक इर्रेशनल है और वो ऐसी जगह पे, बहुत ऊंची जगह पे सेट कर दी गई है, तो थोड़ी सी कीमत जब ऊपर चढ़ेगी तो आप उसके ऊपर परसेंटेज लगाओगे तो कीमत डबल चढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन 2 तरह की होती है, डिमांड पुश्ड होती है और कॉस्ट पुश्ड। अब पेट्रोल या तेल जो है, जिसकी कीमतों की वजह से ये सारा मसला आ रहा है, बिल्कुल वो जो प्रोडक्ट है वो फिक्स्ड है, उसके यूज़र फिक्स्ड है। लोगों ने गाड़ियों में डालना है, लोगों ने मोटरसाइकिलों में डालना है, लोगों ने इस्तेमाल करना है, कहीं ना कहीं पे उसका इस्तेमाल होना ही होना है। जब उसकी कीमत बढ़ाई जाती है तो इसका मतलब है कि आप मजबूर कर रहे हो लोगों को कि पैसा और मले किया हो मार्केट के अंदर, अफरात ज़र को बढ़ाएंगे। मुझे इससे थोड़ी सी एक कुछ शक पड़ता है कि जहाँ पर आपकी अफरात ज़र 19% हो गई हो, वहाँ के आपका बैंक का रेट, डिस्काउंट रेट 22% क्यों है, इंटरेस्ट रेट 22% क्यों है? ये जो 19 और 20% पे क्यों नहीं हम लेके आते वापस? जब कहते हैं कि इन्फ्लेशन इतनी नीचे आ गई है, हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ के फिर वापस उसको 22% पे ले जाते हैं अपने इन्फ्लेशन को। और वजह यूँ लगती है मुझे, क्योंकि जितने बैंक हैं वो इस वक्त हुकूमत को धड़ाधड़ पैसे दे रहे हैं, और हुकूमत वाहिद चीज़ है जो 22% पे आपका लोन लेने को तैयार है और लेने पे मजबूर है, और 22% छोड़ के 25%। तो मुझे यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी फोर्सेस, शायद औरंगजेब साहब भी उसके मेंबर हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको समझ ज़रूर होगी इस बात की, शायद हमें बता सकें कि यार ये जो इन्फ्लेशन जब नीचे आती है तो उसको आप अपने इंटरेस्ट रेट को नीचे क्यों नहीं लेके आते? अच्छा, क्यों इसको 22% पे रखा हो और फिर बाय कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फिर वापस 22% पे ले जाते हैं? तो मुझे लगता है कि बैंकों का बड़ा फायदा होगा इसके अंदर, बाकी हम सब का नुकसान होगा। हम ऑलरेडी पिसे जा चुके हैं और पिसे जाएंगे, बैंक अलबत्ता अमीर से अमीर तर होते जाएंगे। दुरुस्त हो गया जी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ क्यों कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुकी, बड़ी गाड़ियां, मुफ्त एयर टिकट्स, बिजली, पेट्रोल, गैस सब आप फ्री में दे सकते हैं, तो उन कुछ लोगों का भी बंद क्यों नहीं कर देते? इस ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ज़ैगम साहब, ईद से 10 रोज़ कबल ऐसे फैसले आना, अवाम पर इतना बोझ डालना, और फिर वज़ीर दिफा का जो बयान है, ये क्या पैगाम जाएगा अवाम में, इन्वेस्टर्स में, कारोबारी अफराद में या ताजिर बरादरी में? आयशा, पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ और इंशाल्लाह नहीं होगा। ये वज़ीर दिफा साहब जो वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, वो समझते हैं कि शायद मीडिया पर कोई जुगतों का कंपटीशन चल रहा है। वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान है वो शायद कोई चौपाल है उनके शहर सियालकोट की, जहां वो जितनी लंबी लंबी चाहें छोड़ें। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है उनका भी और बहुत से अहम तरीन लोगों का। वो जो कहते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उन्होंने जो इस्तकबाल किया था, जो जश्न मनाया था तालिबान के आने पर, आज तक वो पाकिस्तान को हॉन्ट कर रहा है। और पाकिस्तान का वजीर दिफा ये अगर कहेगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, तो कौन यहां आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा? पाकिस्तान का अपना कौन बंदा इन्वेस्ट करेगा? सब लोग डॉलराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे? मतलब एक गैर जिम्मेदारी की कोई हद होती है। और असूल होता है कि जब कोई एक वजीर बोलता है, जब काबीना का कोई एक मेंबर बोलता है तो पूरी काबीना बोलती है, हुकूमत पाकिस्तान बोलती है। एक काबीना के मेंबर का बोलना पूरी हुकूमत के बोलने के मुतरादिफ समझा जाता है, ये असूल है। और हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है बज़बाने जनाब ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान दिवालिया हो गया। और बाबा जी को खुदा दा खौफ करो, इस मुल्क का कुछ सोचो। मुझे समझ नहीं आती कि ये बीमारी पाकिस्तान में क्या लगी है। जिस तरफ देखो यही बात है कि जो मुंह में आया वो बोलना है। देखिए, महंगाई की जो बात हुई,
दो बातें शहजाद साहब ने की, मैं एक तीसरी चीज़ ऐड करूंगा, मेरे ख्याल में बहुत ही आजकल अहम हो चुकी है, वो हो गई है मॉनेटरी सप्लाई। पैसे ज़्यादा पैसे छापना, जो हुकूमत जो है वो क्या तरीक़ाकार कर रही है, इस पर रिसर्च भी आई है, रिपोर्ट्स भी आई हैं। स्टेट बैंक नोट छाप छाप के बैंकों को देता है, वहाँ से हुकूमत वो उठाती है, उठा के खर्च करती है, पैसे फेंकती है। उस वजह से एक महंगाई का तूफान है। डॉलर तो इतने दिनों से नहीं बढ़ा, तो फिर ये महंगाई कहाँ से आ रही है? 23% महंगाई कहाँ से आ रही है? पाकिस्तान की अपनी चीज़ें क्यों महंगी हैं? ये पाकिस्तान में उगने वाली सब्जी और फल क्यों महंगे हैं? उसकी वजह है मनी सप्लाई, कि जो नोट छाप छाप के फेंक रहे हैं। अब देखिए, बिजली की बात हुई, क्या किया गया? बिजली घर बनाए गए, ये नहीं देखा गया कि बिजली कितनी बनेगी, ये नहीं देखा गया कि बिजली किस किस चीज़ से बनेगी, इस बिजली को खर्च कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम जो है वो नहीं बनाया गया, बिल वसूल करने का, पैसे जमा करने का निज़ाम नहीं बनाया गया, कोई रिफॉर्म्स नहीं की गई। जो बिजली के तकसीम कार इदारे हैं उनको सियासी खुशामदियों से भर दिया गया। जरा उनके बोर्ड्स आप देखें, नाम देखें, जरा पहचानिए उसमें किस तरह के बोर्ड्स भर्ती किए गए। ठीक है। अब उसका नतीजा क्या निकला कि 5,700 अरब का खिसारा दुरुस्त हो गया, बिजली और गैस में जमा हो गया। ठीक हो गया, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, खिसारा है ये। सही। अब IMF कहता है कि ये खिसारे बंद करो भाई। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है कि रिफॉर्म करो, ठीक करो इन चीजों को, लेकिन इनको सिर्फ एक ही तरीका आता है। वो तरीका क्या है? कि बिल बढ़ा दो, रगड़े लगा दो। और बिल बढ़ेगा तो क्या मतलब है? जो बिल देने वाले हैं उन्हीं पर रगड़ा लगेगा ना, जो नहीं दे रहे। दुरुस्त हो गया। जो बिल दे उसको रगड़ा लगाओ, जो टैक्स है उसको रगड़ा लगाओ। ये सबसे आसान काम है। अफसार साहब, वजीर दिफा के बयान का दिफा कितना आसान है? हुकूमत को महंगा तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, हुकूमत है तो हुकूमत होगी तो उसे महंगा पड़ेगा। कौन सी हुकूमत? अच्छा? हाइब्रिड या सियासी हुकूमत? शहबाज साहब की हुकूमत? नहीं, शहबाज साहब की हुकूमत शहबाज साहब की या हाइब्रिड है? सर शहबाज साहब की है और किसकी है? वैसे आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, बेहतर पता होगा, हमें तो यही पता है लाहौर में। इस्लामाबाद में बैठे ना, बहुत गर्म सीट है जिस पे मैं बैठा हूँ। खैर, मैं आपको एक बात मज़े की बताऊँ, ये तो IMF की जो बात, मैं तो IMF के जो सॉल्यूशन है मैं उनसे एग्री नहीं करता। मैं तो आपको बार बार ये कहता हूँ, ये हमारे खिलाफ एक साजिश है। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें करती है ना, IMF भी उसी का हिस्सा है। ये थर्ड वर्ल्ड के खिलाफ साजिश है। खैर, एक लाइट गुफ्तगू कर लेते हैं। आज रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, तो हसन निसार साहब ज़ाहिर है हमारी इलीट है, ये तो तय हो गया, अक़लियत में है और इलीट है। लेकिन बदला लेने की जो जिबिल्लत है हमारी इलीट की, ये इस मुल्क को आगे नहीं जाने देती। अगर मेरे जैसे गरीब अवाम ने कोई बात कर ली, कुछ कह दिया, चलो इग्नोर करके आगे बढ़ो ना। अक़लियत में होने के बावजूद इलीट गले से पकड़ती है आगे और फिर बड़े फख्र से कहती है मैंने बदला ले लिया। तो वैसे मेरा सवाल हसन निसार साहब पे नहीं था, मैं एक दिन हसन साहब पे भी सवाल रख लूंगी। दारी अक़लियत का हाँ बिल्कुल रखिएगा। और ये जो हसन निसार साहब जौहरी तब्दीली की बात करते हैं ना, जौहरी तब्दीली वो है वैसे DNA तब्दील करने वाली बात ही है। तो मैं सोच रहा था कि 1970 में जनरल टिक्का खान जब लैंड किए मशरकी पाकिस्तान, तो उन्होंने अपने जवानों को कहा यहाँ का DNA बदल दो, और फिर वो बदल गया। अब वो बांग्लादेश है, वो हमसे आगे जा चुका है, वो इंडिया से आगे जा चुका है। तो अब हम अल्लाह ना करे यहाँ ऐसे DNA बदले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, उसके ज़रिए से कोई DNA बदलता है यहाँ का तो बदल लें, वरना 25 करोड़ में से अक़लियत, इलीट, हसन निसार साहब जैसी कितनी है जो इस मुल्क में जौहरी तब्दीली लाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इसी तनख्वाह में काम करें हम सब, और जो बेहतरी हो सकती है मौजूदा हालात में उसको करने की कोशिश करें, और गरीब आवाम को बख्श दे ये लीड, उससे बदले ना ले। छोटी छोटी खुशियां गरीब आवाम की होती हैं, जाने दिया करें। लेकिन एक बात की खुशी है, एक बात की खुशी है कि हसन निसार साहब ने अभी भी अपने अंदर का बच्चा मरने नहीं दिया। खुश हो रहे हैं आपकी बातें सुन के, जितना इस वक्त पैनल पे हसन साहब खुश है ना, इतना खुश तो कोई भी नहीं हो रहा है। चलें, बहुत अच्छी बात है, और आज हसन साहब की शाम आज की फिर खुशगवार होगी। ठीक है, तरफ से मुबारकबाद। ठीक है जी। बदला लेने की आदत को एलीट है, उसे छोड़ देना चाहिए, और आवाम को छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना देना चाहिए। हुकूमत को भी सोचना चाहिए था, ईद आने में 10 दिन है, बोझ तो आपने डालना है और आवाम की जेब से निकालना भी सब कुछ है, लेकिन थोड़ा 10 दिन सब्र भी किया जा सकता था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।